हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम पहले से दो हेडिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो बड़ी हेडिंग्स डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद इस चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करें यहाँ पे बैटरीज। बैटरीज एक्चुअल में है क्या, इनिशियली इसके टाइप्स और इसकी वर्किंग मैकेनिज्म, इसका ईएमएफ वगैरह हम डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बैटरी को इनिशियली डिफाइन करते हैं कि बैटरीज होती क्या। एक्चुअल में जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, उस एक पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल जिसमें एक एनोड और एक कैथोड, मतलब दो मेटल रोड्स को एक एनोड और कैथोड की तरह जो अपन ले रहे थे, उस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ होता है काफ़ी लोवेस्ट होता है। उसका ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया था 1.10 वोल्ट होता है, जिसमें एक एनोड और एक कैथोड होगा। जब हमें इसमें हायर वोल्टेज की या हायर ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि टू और मोर देन टू गैल्वेनिक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल को जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका ईएमएफ क्या होता है, राइज हो जाता है। तब वो गैल्वेनिक सेल, जब दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बैटरी कहलाने लग जाता है। तो बैटरीज आर यूज व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज कॉल्ड बैटरीज। बैटरीज बेसिकली क्या होंगी बेटा, दो टाइप से होती हैं। बैटरीज को हम जनरली दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, वो उनकी वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग होती हैं। प्राइमरी बैटरीज होती हैं और सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। प्राइमरी बैटरीज में केवल एक ही वर्किंग होती हैं, जो केवल केमिकल एनर्जी को क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इनमें होने वाले जो चेंजेज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल चेंजेस होते हैं। यूनिडायरेक्शनल चेंजेस होने से ये जो बैटरीज हैं वो कैसी होती हैं, नॉन चार्जेबल बैटरीज होती हैं। और इनसे लो वोल्टेज की जो करंट होती है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए क्या होती हैं, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या होती हैं, पास होती हैं। तो केमिकल एनर्जी से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगा। इरिवर्सिबल नेचर हो गया, नॉन चार्जेबल बैटरीज हैं, इनको केवल एक ही बार, दे कैन यूज़ वंस ओनली, इनको केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट सेकेंडरी बैटरी क्या होती हैं, इनिशियली इनमें एक डायरेक्ट करंट डीसी का सोर्स दिया जाता है, उसके थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फिर वही केमिकल एनर्जी वर्किंग से क्या होती है, दोबारा अगेन क्या होती है, केमिकल जो स्टोर केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इलेक्ट्रिक को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी बैटरीज थी वो केवल और केवल क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रही है, जबकि सेकेंडरी बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह बिहेव करती है। दोनों दोनों इसमें जो चेंजेस हुए थे इरिवर्सिबल चेंजेस थे, बट इसमें जो होने वाले चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं। रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये बैटरीज क्या होती हैं, चार्जेबल होती हैं। इन बैटरीज से क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, कंपेरेटिवली मिलता है हमें। इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में। जब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में जैसे ड्राई सेल को हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल में, ड्राई सेल के साथ दूसरा हम इसमें लेंगे मरकरी सेल। ड्राई सेल जनरली ड्राई सेल को हम पेंसिल सेल भी बोलते हैं। और ड्राई सेल को हमने जनरली कहाँ देखा है, जैसे टॉर्च वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। किसी ज़माने में जब रेडियो वगैरह यूज़ किया जाए, रेडियो में इसको डाला जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो रिमोट वगैरह जो डाले जाते हैं वो पेंसिल सेल के ड्राई सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं। इस पर्टिकुलर ड्राई सेल का जो ईएमएफ होता है वो 1.50 वोल्ट होता है। मरकरी सेल है, मरकरी सेल को जनरली क्या बोला जाता है, बटन सेल भी बोला जाता है। इस बटन सेल को जनरली हमने कुछ टॉयज़ वगैरह में देखा होगा, या जो रिस्ट वॉचेज में जो बटन लाइक जो सेल होता है, जिसकी बाहर से सिल्वरी सरफेस में हम जिसको काम लेते हैं, टिन लाइक जो सरफेस होती है, ये बटन सेल होता है, जो जनरली बहुत सारे टॉयज़ में या कैलकुलेटर में या फिर रिस्ट वॉचेज में जो ऐड किए जाते हैं। मरकरी सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है। इसका ईएमएफ था 1.5 और इसका होता है 1.35। मरकरी सेल और ड्राई सेल दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेल के। सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंडरी बैटरी पढ़ाई, जो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, जो चार्जेबल होते हैं, उसमें हमारे सिलेबस में एक तो है लेड स्टोरेज बैटरी को हम डिस्कस करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी जिसकी ईएमएफ होती है 2.2 वोल्ट। ये लेड स्टोरेज बैटरी हमने कहाँ देखी है, इन्वर्टर में देखी है, और व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स में भी जो बैटरीज होती हैं वो व्हीकल्स में, और हमारे घर में जो इन्वर्टर लगे रहते हैं उनमें जो बैटरीज होती है वो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। ऐसे एक बैटरी और होती है हमारे पास, निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी का जो ईएमएफ होता है 1.4 वोल्ट होता है। ये दोनों टाइप की जो बैटरीज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। दोनों में बेसिक स्ट्रक्चरल और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंस देख लिए। ठीक है, ये डिफरेंसेस के बाद हम पर्टिकुलर बैटरी को लेकर चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फर्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं, ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल।
ड्राई सेल एक्चुअल में क्या होता है, ड्राई सेल एक सिलेंड्रिक शेप का क्या होता है, जिंक का कंटेनर होता है। ये जिंक का कंटेनर है, सिलेंड्रिक शेप जिंक का कंटेनर होगा। ये जिंक का कंटेनर इसमें किसकी तरह बिहेव करता है, जिंक का जो होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है जिंक का। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना होता है। इस जिंक कंटेनर के एकदम मिडल में क्या होता है, ग्रेफाइट की रोड होती है, ग्रेफाइट या कार्बन की रोड होती है। ग्रेफाइट या कार्बन की रोड क्या होती है, कैथोड की तरह बिहेव करती है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होता है। एक्चुअल में रिडक्शन होना क्या होता है कि इस ग्रेफाइट रोड या कार्बन रोड के सराउंडिंग में क्या होता है, एक पाउडर फिलअप रहता है, पाउडर रहता है। इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है या मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड होता है। MnO2 प्लस कार्बन पाउडर होगा, मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड का पाउडर इसमें फिलअप रहता है। और उसके सराउंडिंग में जो वेकेंट स्पेस रह जाता है कंटेनर के बीच में, और ये जो अभी हमने मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड जो लिया उसके बीच में जो वेकेंट स्पेस रहेगा उसमें पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट होता है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है। तो जनरली हम कोई भी सेल की जब स्ट्रक्चर रहते हैं तो उसमें हमें तीन बातें बतानी होती हैं कि एक तो एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है जिसमें, तो इसमें क्लियर हो गया कि इसमें नेगेटिव टर्मिनल जिंक होगा। सेकंड इसमें बताना है कि कैथोड क्या होता है, तो कैथोड मतलब पॉजिटिव रिडक्शन किसका होना, तो इसमें हमें कैथोड तो बताना है कार्बन रोड सराउंडेड बाय मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड पाउडर। और फाइनली एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट बताना होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये तीन चीज़ें हमें जनरली बतानी होती हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास जो मेन हेडिंग आती है वो आती है इस पर्टिकुलर सेल की वर्किंग, मतलब ये मैकेनिज्म, हाउ टू वर्क इट, ये काम कैसे करता है। तो वर्किंग के लिए हमें जनरली क्या होते हैं, तीन रिएक्शंस शो करनी होती हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उस इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन या आयोनाइजेशन हमें शो करना। जैसे सेल वर्किंग में आएगा तो इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड किस टाइप से डिकम्पोज होगा, NH4Cl इज इक्वल टू NH4 प्लस और Cl अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में डिकम्पोज हो जाता है। एनोड पे क्या रिएक्शन होनी है, एनोड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो एनोड जिंक से बना हुआ है और जिंक का ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, Zn। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, तो जिंक के ऑक्सीडेशन से जिंक आयन बना। कैथोड जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, रिडक्शन होना है, और रिडक्शन किसका होना है, मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड का रिडक्शन होना है। मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड MnO2 है, MnO2 को हम जनरली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Mn फोर्थ बोला तो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। इसके रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, Mn डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये मैंगनीज फोर्थ ऑक्साइड है। इसके रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो हाइड्रोजन कौन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइट से अमोनियम आयन हमें मिला है वो अमोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज करते हुए कन्वर्ट होगा किसमें, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हमने लिया है यहाँ पे Mn डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसमें एक पर्टिकुलर मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड अपन रिलीज ब्रेक करेंगे और ब्रेकिंग से क्या होगा, ये बन जाएगा Mn डबल बॉन्ड एज इट रह गया, और वो ऑक्सीजन है वो अमोनियम आयन से हाइड्रोजन लेते हुए किसमें कन्वर्ट हो गया, MnOOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। तो उस बिहाफ पे अपन कह सकते हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, +4 से +3 हुआ, तो ये इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। और दूसरे बिहाफ पे देखेंगे कि MnO2 के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो इस बिहाफ पे भी हम क्या कह सकते हैं, इसका रिडक्शन हुआ है। तो कैथोड पे यानी जो कार्बन रोड थी उसमें MnO2 के रिडक्शन से क्या बनेगा, MnOH और अमोनिया बन जाएगी। अब एक्चुअली में इसमें 2 क्यों अप्लाई किया, क्यों हमें जनरली रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता है कि दोनों जो एनोड और कैथोड पे होने वाली जो रिएक्शंस हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो नेक्स्ट कैथोड पे भी इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों जो रिएक्शन होती है, इक्वेशन 1 जो ऑक्सीडेशन हुआ, इक्वेशन 2 जो रिडक्शन हुआ, उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल नेट रिएक्शन आ जाती है। इसमें दोनों टाइप से क्या होते हैं, सिमिलर टर्म्स, जैसे इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, बाकी नेट रिएक्शन हमारे पास रह जाती है। फाइनली एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमें एक्चुअल में आपने देखा कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो भी इसमें कंज्यूम हो रहा है, जिंक रोड है वो भी कंज्यूम हो रही है, MnO2 भी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें अवेलेबल जो मटेरियल होता है, जो केमिकल इसके अंदर फिलअप रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, यूज हो जाता है। यूज होने के बाद सेल का जो EMF होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। कई बार क्वेश्चन है हमारे पास ये आ जाता है, जो जिंक आयन बना उस जिंक आयन के साथ क्या होता है, या जो अमोनिया होती है उसके साथ क्या होता है। तो जिंक आयन क्या होता है, अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डाईएमीन जिंक सेकंड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जनरली कॉम्प्लेक्स वगैरह बना क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है वो लोन पे डोनर स्पीसीज लिगेंड की तरह बिहेव करती है, और जिंक क्या होता है, लोन पे रिसीवर मेटल आयन की तरह बिहेव करता है। ये लिगेंड का बनना, और लिगेंड और जिंक आयन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से निकल के आ रहा है, जो हम लास्ट में चैप्टर 9 जो हमारा आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आप ये चीज़ को इजीली समझ पाओगे। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ड्राई सेल के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइमरी सेल है वो है हमारे पास मरकरी सेल।
मरकरी सेल क्या होता है? मरकरी सेल में जैसे अभी मैंने बताया इसका कोई पर्टिकुलर वैसे स्ट्रक्चर नहीं है फिगर की फॉर्म में, लेकिन मैंने बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होती है उसी स्ट्रक्चर के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनोड की। तो मरकरी सेल में यानी जो बटन सेल है उसमें एनोड किसका होता है? जिंक अमलगम का। ZnHg है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या होगा जिसपे ऑक्सीडेशन होना है, वो ऑक्सीडेशन जिंक हो गया। कैथोड की तरह इसमें कौन बिहेव करेगा? कैथोड की तरह इसमें बिहेव करेगा, कैथोड की तरह इसमें बिहेव करता है हमारे पास मरकरी सेकेंड ऑक्साइड HgO। मरकरी सेकेंड Hg का चार्ज आपको पता है +2 है और ऑक्सीजन का -2, तो ये मरकरी सेकेंड ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। और फाइनली इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। एक बार कंपेयर कर लीजिए आप लोग, ड्राई सेल में एनोड कौन था? जिंक, तो इसमें क्या हो गया? एनोड की तरह हो गया जिंक अमलगम। ड्राई सेल में अभी जो बताया उसमें रिडक्शन यानी कैथोड की तरह था कार्बन रोड सराउंडेड बाय MnO2, इसमें कैथोड की तरह बिहेव कौन कर रहा है? मरकरी सेकेंड ऑक्साइड। उसमें ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या था? अमोनियम क्लोराइड, और इसमें ड्राई सेल मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन बिहेव कर रहा है? KOH बिहेव कर रहा है। दोनों का कंपेरिजन हो जाता है। इस सेल की जो वर्किंग हम देखेंगे तो इसकी वर्किंग थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। इस वर्किंग में क्या होता है? इनिशियली तो वही हमें बताना है कि इनिशियली आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट था, उसके डिकम्पोजिशन से आयोनाइजेशन से पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बने। एनोड की जो रिएक्शन होनी है, एनोड पे क्या होता है? जो जिंक आयन है वो जिंक आयन क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करते हैं। एक्चुअल में आप ये जो एनोड वाली रिएक्शन है उस एनोड वाली रिएक्शन को आप ऐसे दो पार्ट्स में समझिए। इनिशियली क्या होता है कि Zn है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? Zn2+ देगा, एंड देन साथ में 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए, ये जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। देन ये Zn जो है वो अवेलेबल एनाइन से रिएक्ट करेंगे, तो एनाइन क्या था? इलेक्ट्रोलाइट से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2ZnO प्लस H2O इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो Zn+2 Zn+2 कैंसिल हो गया, एंड देन Zn+2OH माइनस इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O इसके अंदर बन जाता है। तो यहाँ जो मैंने रिएक्शन लिख रखी है कैथोड पे, वो एक्चुअल में क्या होती है? दो रिएक्शन का क्या होता है? एडिशन होता है। किस किस का? Zn इनिशियली कन्वर्ट हुआ किसमें? Zn इनिशियली कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। ओके, और ये Zn+2 फर्दर रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट से अवेलेबल आयन के साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और ये कन्वर्ट हुआ था किसमें? ZnO प्लस H2O में कन्वर्ट हुआ। तो इन दोनों रिएक्शन को जब अपन ऐड करेंगे तो Zn+2 से Zn+2 कैंसिल हो, क्या बनेगा? Zn+2OH एंड +2E इज इक्वल टू ZnO प्लस H2O की फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाती है। तो ये जो एक रिएक्शन हमने लिखी है वो एक्चुअल में क्या है? दो रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन से बनी है। कैथोड पे क्या होता है? जो मरकरी सेकेंड ऑक्साइड है, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड Hg+2 एंड O-2, इसका क्या होना है? रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन अभी बताया HgO, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन, जैसे अभी पीछे ड्राई सेल में हमने देखा हाइड्रोजन का सोर्स आपको बताया था, अमोनियम आयन था हाइड्रोजन का सोर्स। इसमें हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? जो वाटर ऑलरेडी बन चुका है, इस पे एनोड पे जो वाटर बना है वो वाटर क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन का सोर्स होगा, और ये इसको हाइड्रोजन देगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है Hg+2 से क्या हो गया? Hg0 में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसमें, Hg+2 से Hg एलिमेंट फॉर्म में जा रहा है, रिडक्शन हो गया, और ऑक्सीजन और ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? 2OH हाइड्रोक्साइड आयन बना देते हैं। तो दोनों वे से दोनों तरीके से आप कह सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उस भी यहाँ पे भी क्या रिडक्शन, और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उस भी यहाँ पे भी क्या हो गया? ये रिडक्शन हो रहा है। दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन आ जाती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाती है, Zn प्लस Hg इज इक्वल टू Zno। ये नेट सेल रिएक्शन हमारे पास इसमें बनती है। मरकरी सेल से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन ये आता है कि मरकरी सेल की जो ईएमएफ जो हमें बताई गई अभी आपको 1.35 वोल्ट बताई, और ड्राई सेल का ईएमएफ क्या बताया? 1.500 बताया। तो जो ड्राई सेल है उसका ईएमएफ कंटिन्यूसली जो वर्किंग करेगा तो इसका ईएमएफ कंटिन्यूसली क्या होगा? 1.50 से क्या होता है? कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हो जाता है। बट मरकरी सेल के लिए क्या होता है कि इसका ईएमएफ ड्यूरिंग होल वर्किंग पीरियड, ड्यूरिंग होल लाइफ, उसका ईएमएफ क्या रहता है? 1.35 ही क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट क्यों रहता है? उसका रीजन क्या? तो इसका सिंपली आंसर हमें देना होता है कि ये इसकी नेट रिएक्शन को आप देख रहे हो, इसमें एनोड और कैथोड का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट क्यूएच था उस इलेक्ट्रोलाइट क्यूएच का कोई भी आयन इस नेट सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आंसर क्या देंगे? क्वेश्चन क्या था हमारा कि मरकरी सेल का ईएमएफ है ड्यूरिंग होल वर्किंग पीरियड कांस्टेंट क्यों रहा? तो इसका सिंपली आंसर क्या देना है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइज रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो उसमें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है कि उसकी वर्किंग टाइम में उसका ईएमएफ कांस्टेंट क्यों रहता है। ये दोनों के दोनों सेल हो गए हमारे पास कौन से?
प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल में हमने, तो सेकेंडरी सेल का पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, ड्राई सेल है। ड्राई सेल एक्चुअल में क्या होता है, ड्राई सेल की स्ट्रक्चर ये मैंने एक्चुअल में क्या है, ये तीन तीन प्लेट्स लेके इसको एग्जांपल बताया, इसमें तीन जैसे तीन एनोड तीन कैथोड लेके, क्योंकि इसकी हमने क्या बनानी है, इसकी ईएमएफ हमें राइज करनी है। एक्चुअल में ये इसका जो सिंपल सेटअप होता है, यदि अपन सिंपल, तो इसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उसमें कुछ ग्लास की स्लाइड्स होती हैं, ग्लास की स्लाइड्स होंगी। उन ग्लास की स्लाइड्स में एक पर्टिकुलर स्लाइड पे क्या होता है, स्पंजी लेड पीबी की कोटिंग होती है। जिस पे पीबी की कोटिंग थी, वो पीबी की कोटिंग वाली जो स्लाइड है, ग्लास की स्लाइड, वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसकी तरह बिहेव कर रही है। और एक दूसरी जो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई, ये भी ग्लास की बनी होती है, बट इसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, PbO2, ठीक है। लेड फोर्थ ऑक्साइड की इस पे क्या होती है, कोटिंग होती है। लेड फोर्थ ऑक्साइड की जो कोटिंग वाला है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें अपन इन शॉर्ट में देखें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसमें H2SO4 हो गया, इलेक्ट्रोलाइट की तरह फिलअप रहता है। इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 38% होती है, मीन्स इसकी आप रिलेटिव डेंसिटी बताना चाहें तो 1.18 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स होती है। एनोड की तरह इसमें कौन बिहेव करता है, एनोड की तरह होगी तो ग्लास की स्लाइड, बट उसमें स्पंजी लेड या पीबी की कोटिंग वाला, पीबी का क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होना है एनोड की। और कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है लेड डाइऑक्साइड PbO2 की कोटिंग वाला, ग्लास की स्लाइड क्या होती है वो उसकी तरह बिहेव कर रही है। ये तीन तीन रोड इसलिए बनाएंगे क्योंकि इस तीन प्लेट लगाती है, इसका एक सिंगल जब हम स्लाइड ले रहे हैं इसमें सिंगल एक इलेक्ट्रोड और एक एनोड और कैथोड लेते हैं, उसका EMF 2.2 वोल्ट बताया। यहाँ पे मैंने तीन प्लेटें ली हैं, तीन एनोड तीन कैथोड लिए, तो इसका EMF क्या होता है, जस्ट ट्रिपल हो जाता है, और अप्रोक्स क्या होता है 6 वोल्ट की बैटरी बनती है। और यहाँ पे अपने इसको क्या किया था, 6 एनोड और 6 कैथोड अप्लाई करते तो ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती। तो इससे वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या करते हैं इसमें, एनोड और कैथोड इसमें राइज करते हैं। ये सिंपल इसका सेटअप हो जाता है। सेटअप के बाद क्वेश्चन आता है कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग इससे एक्चुअल में इसकी वर्किंग या मैकेनिज्म क्या होता है, दो क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल कंसेप्ट पे काम कर रहा है। पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। तो इसकी मैकेनिज्म के भी दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में इसमें बताना मैं ड्यूरिंग वर्किंग सेल। वर्किंग सेल का मतलब जब ये क्या कर रहा हो, वर्किंग सेल का मतलब जब इसमें कुछ केमिकल चेंज होते हैं, और केमिकल चेंज से क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड होती है। मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस टाइम में इस पर जो वर्किंग होगी वो वर्किंग क्या होगी, इनिशियली हम वही इलेक्ट्रोलाइट जो लिया उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसके आयोनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनेंगे। फिर एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होता है, इनिशियली जो पीबी था, स्पंजी लेड था, वो स्पंजी लेड किस में कन्वर्ट होगा, लेड आयन में कन्वर्ट होगा, और फिर वो लेड आयन अवेलेबल सल्फेट आयन से रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना देते हैं। और इन दोनों रिएक्शंस को जब अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट एनोड की रिएक्शन आ जाती है कि पीबी जो स्पंजी लेड कोटेड था वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास आता है कैथोड की जो रिएक्शन, जो कैथोड की जो रिएक्शन है, उस कैथोड की रिएक्शन, कैथोड पे एक्चुअल में क्या था, ग्लास के स्लाइड कोटेड थी लेड डाइऑक्साइड से, PbO2 से। अब सिमिलरली वही देखिए, अब ड्राई सेल के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट की किसने, अमोनियम आयन ने। और मरकरी सेल के लिए कहाँ से आया, हाइड्रोजन से आया। इसमें हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी क्या था, इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन से, आयोनाइजेशन से अवेलेबल है। तो PbO2 हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके और वही दो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके इनिशियली किसमें Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस दोनों तरीके से आप देख रहे हो कि Pb+4 से किस में जा रहा है, Pb+4 से कन्वर्ट हुआ +2 में, वो भी रिडक्शन है। और इसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हुई या हाइड्रोजन ऐड हुआ, उस भी यहाँ पे भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फिर सिमिलरली वो एनोड की तरह जो लेड आयन बने, वो लेड आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या होते हैं, लेड सल्फेट बनाते हैं। दोनों रिएक्शंस को जब अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नेट सेल रिएक्शन, नेट कैथोड की रिएक्शन आ जाती है इक्वेशन 2 के भी। यहाँ पे दोनों इक्वेशन 1 और 2 जो एनोड और कैथोड, जिसमें Pb का ऑक्सीडेशन हुआ है और PbO2 का रिडक्शन हुआ है, उन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट रिएक्शन ही बनती है। तो फाइनली हम कहाँ जाते हैं कि जैसे ही सेल वर्किंग कंप्लीट होगी, कंप्लीट
डिस्चार्ज जब सेल हो जाता है, डिस्चार्ज क्यों होगा, क्योंकि पीबी भी कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, PbO2 भी कन्वर्ट हो गया PbSO4 में। मीन्स दोनों स्लाइड्स पे क्या बनता है, लेड सल्फेट बन जाता है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। वाटर की फॉर्मेशन होने से सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो सेल वर्किंग नहीं करेगा, मतलब इसका EMF वो 2.2 वोल्ट से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमें इसको रिक्वायरमेंट होती है इसको दोबारा चार्ज करने की। तो चार्जिंग जब इसको करेंगे तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या रिएक्शन होंगे, जैसे हम इसमें कोई DC का सोर्स जोड़ेंगे तो इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा तो ये जस्ट ऑपोजिंग वर्क करेगा, ऑपोजिट वर्क करेगा। तो इसमें एक्चुअली में हमें करना क्या है, एनोड और कैथोड वाली रिएक्शंस को जस्ट क्या लिखना है, ऑपोजिट लिखना हो जाता है, लिखना हो जाएगा। इसमें जो रिएक्शन हमने अभी कहा कि एनोड पे की उसको उल्टा लिख दीजिए, जो कैथोड पे की उसको उल्टा लिख देंगे तो हमारे पास क्या होती है, ऊपर वाली जो रिएक्शन उन्हीं को जस्ट ऑपोजिट लिख दीजिए तो हमारे पास क्या होता है, ये ड्यूरिंग चार्जिंग वाली रिएक्शन से आ जाती हैं। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है निकल कैडमियम सेल का। निकल कैडमियम सेल भी एक्चुअल में क्या है, निकल कैडमियम सेल भी जिसका EMF 1.4 होता है, ये भी एक एग्जांपल है, इसका सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की, इसमें कैडमियम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, और निकल ऑक्साइड NiO2 किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोबारा आ रहा है, आपने पहले पढ़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे था इलेक्ट्रोलाइट, आपने बता सकते हैं आप, मरकरी सेल में भी KOH क्या था, इलेक्ट्रोलाइट की तरह था। तो इलेक्ट्रोलाइट लिया इसमें, इसका डिकम्पोजिशन हमें बताया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे आयोनाइज्ड हुआ, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम के ऑक्सीडेशन से कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और निकल ऑक्साइड के रिडक्शन से क्या, निकल हाइड्रोक्साइड बनेगा। दोनों रिएक्शंस को जब अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट रिएक्शन आ जाती है। ओके, ये दोनों जो सेल अभी हमने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए, इसमें 4 एग्जाम्पल कौन कौन से बताए, 2 हो गए हमारे प्राइमरी सेल के और 2 हो गए हमारे सेकेंडरी सेल के। इसमें इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के भी यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेल हैं, और एक जो क्वेश्चन बना था EMF के भी यहाँ पे कि उसका EMF कांस्टेंट क्यों रहता है, उस भी यहाँ पे मरकरी सेल भी इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इन दोनों जो अभी हमने जो प्राइमरी सेल और जो सेकेंडरी सेल पढ़े उन दोनों सेलों से एडवांस सेल है। इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना है और कई बार पूछा गया है कि फ्यूल सेल के करेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स बताओ। तो फ्यूल सेल के बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसको एडवांस्ड बनाते हैं। तो ये एडवांस्ड क्यों है, तो इसके एडवांस्ड के लिए हमें करेक्टर जो पूछे जाते हैं, एक्चुअली फ्यूल सेल क्या होता है, केपेबल है फ्यूल की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, फ्यूल की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उस फ्यूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, सॉरी, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उस फ्यूल की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। एक्चुअली इसमें फ्यूल की फॉर्म में हम कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन या प्रोपेन यूज करेंगे, या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब जनरेट करेंगे तो इसमें किसी टाइप का जनरली जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज नहीं बनता है। तो वेस्टेज नहीं बनने से ये जो सेल होते हैं वो 100% क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, और इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, दे आर मोर एफिशिएंट देन अदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से क्या होते हैं, एफिशिएंस होते हैं। तो जनरली इसके जब फीचर्स की बात की जाती है तो हमारे पास 2-3 फीचर्स आ जाते हैं। पहला फीचर जब ये हमने बताया मो इको फ्रेंडली, पहला फीचर हमने क्या बताया, इको फ्रेंडली बताया। सेकेंड क्या बताया, ये केपेबल है फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें जो वेस्टेज हो कम बनता है, और ये मोर एफिशिएंस होता है। मोर एफिशिएंस मतलब जनरली जो डिवाइसेज होती हैं जो एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं उसमें बहुत सारा वेस्टेज हीट या लाइट की फॉर्म में चला जाता है, लेकिन ये एनर्जी क्या होती है, ये 75 या 80% तक क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इस इन जनरली सेलों को हम डेली लाइफ में इनको यूज़ नहीं करते हैं, इनका यूज़ जनरली सैटेलाइट वगैरह में किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव होने के पीछे एक रीज़न दे सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो जनरली ख़राब नहीं होते हैं वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं, क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होंगे, तो आप प्लेटिनम की कॉस्ट समझ पा रहे हैं, तो इसलिए कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने से इनको डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे सिलेबस में दे रखा है फ्यूल सेल का एक एग्जाम्पल दिया जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनर्जी पे बेस्ड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल दे रखा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्चुअली में इसमें एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है, और वो कंटेनर क्या होता है, स्ट्रक्चरली इन एन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन गैस क्या होती है पास्ड होगी, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जिस टाइप से ऑक्सीजन पास होती है वो क्या करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। दोनों इलेक्ट्रोड का जो सेंट्रल पार्ट हो, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, एज ए
इलेक्ट्रोलाइट फिल हो रहता है। तो इसमें सिंपल दोनों मेटल रोड सेम है, बट जिस डायरेक्शन से अपन हाइड्रोजन पास करें वो एनोड हो गया, और जिस डायरेक्शन से क्या होता है ऑक्सीजन पास हो रही है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। फिर देन हमारे पास आता है इसमें ऑक्सीडेशन, इसकी मैकेनिज्म के वर्किंग कैसे करता है। तो मैकेनिज्म में सिंपली वही पॉइंट आते हैं हमारे पास कि जब इनिशियली जो NaOH है वो NaOH क्या होता है आयोनाइज्ड होकर क्या देता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोवाइड होंगे, उसके बाद जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होती है लेफ्ट, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन हाइड्रोजन गैस पास हो रही है जहाँ पे वो एनोड की तरह बिहेव करे, वो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है इन हाइड्रोक्साइड आयन की हेल्प से क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे एनोड जैसे ही हाइड्रोजन गैस इन पोर्ट से बबल्ड होती हुई इधर NaOH की तरफ आएगी, वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बनाती है। और कैथोड की तरफ से आती हुई जो ऑक्सीजन होती है वो जैसे इधर बबल्ड होगी प्लेटिनम के पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू, उन पोरस इलेक्ट्रोड के थ्रू उसका क्या होता है रिडक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीजन के रिडक्शन से क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। तो दोनों जो रिएक्शन है 1 और 2, जिसमें हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर बनाए और ऑक्सीजन के रिडक्शन से क्या बनाए हाइड्रोक्साइड, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनली रिएक्शन क्या आती है नेट रिएक्शन क्या आती है। एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। बना हुआ जो वाटर होता है वो एज ए कोई वेस्टेज नहीं है, इसको जनरली दूसरी रिएक्शन में अपन यूज़ कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट था NaOH की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसकी भी जो EMF है वो ड्यूरिंग होल वर्किंग पीरियड क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, इसको भी बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, ये फ्यूल सेल है। तो फ्यूल सेल भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वो है फ्यूल सेल के करेक्टरिस्टिक। तो आप बता सकते हैं इसमें ये इको फ्रेंडली है, ठीक है, मोर काफिशियंस है, और इसमें कैपेबिलिटी होती है फ्यूल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूल की केमिकल एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट। ये थर्ड हेडिंग इसमें हमने डिस्कस की है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें 3 हेडिंग होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें नेक्स्ट यूपीएस में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और नंबर 3 हमने बैटरीज किया। लास्ट हेडिंग इसकी में हमारे पास आती है कोरोजन। कोरोजन एक्चुअल में होता क्या है, ये एक एनवायरमेंटल जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उन एक्टिव मेटल्स के सराउंडिंग या एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आने पे होने वाले कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन पे कुछ अनवांटेड सब्सटेंस की कोटिंग हो जाती है। वो अनवांटेड सब्सटेंस की कोटिंग होने से एक्टिव मेटल के सरफेस पे जो अनवांटेड सब्सटेंस की जो कोटिंग हो रही है वही कोरोजन है। इसके सिंपली एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे हमारे घरों हमने अपने घरों में जनरली जो कॉपर के बर्तन देखे हैं उन कॉपर के बर्तनों पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है, और कॉपर के बर्तनों में जो ग्रीन कोटिंग रहती है वो कॉपर है, वो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे घर में सिल्वर की ज्वेलरीज या सिल्वर के बर्तन भी हमने देखे होंगे, वो सिल्वर क्या करता है एनवायरनमेंट के सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है ब्लैक कोटिंग बना देता है। और वो ब्लैक कोटिंग किस वजह से होती है, वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से होती है, Ag2S की वजह से। और हमने सबसे ज़्यादा यूज़ हम डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आयरन का करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ आयरन का हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं करते हैं। और वो आयरन का ऊपर जो ब्राउन कोटिंग बनती है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड वो क्या होता है आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डिटेल से हम एक्चुअल में आयरन की जो कोटिंग हो रही है, जो आयरन के ऊपर जो ब्राउन कोटिंग आ रही है जिसको हमने रस्टिंग ऑफ आयरन बोला, वो ब्राउन कोटिंग को हमने मैकेनिज्म पढ़नी है। और इससे पहले हम बात करेंगे कि जनरली हम इन एक्टिव मेटल को हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं। तो एक्टिव मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हमारे पास कई प्रोसीजर होते हैं। वो प्रोसीजर में जैसे पहला प्रोसीजर हमारे पास पेंटिंग ऑयलिंग या ग्रीसिंग आ जाता है। पेंटिंग ऑयलिंग या ग्रीसिंग, पेंटिंग हमने देखा हमारे घरों में बहुत सारे जो हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स काम लेते हैं उनको हम पेंट करते हैं। ऑयलिंग जो मशीन व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनको हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर जिंक की एक थिन लेयर को हम क्या करते हैं, थिन लेयर होती है, थिन लेयर की कोटिंग होती है, थिन लेयर की कोटिंग जो होती है जिंक, वो क्या करता है एक्चुअली जिंक की जो रिएक्टिविटी वो आयरन से ज़्यादा होती है। तो जिंक क्या होता है खुद को क्या करेगा कोरोड करेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है आयरन का नहीं होगा क्योंकि आयरन कोटेड है किससे जिंक से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और आयरन अंदर क्या रह जाता है सेफ रह जाता है। ये गैल्वेनाइजेशन है। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूज ऑफ सम एल्कलाइन सब्सटेंस। कुछ एल्कलाइन सब्सटेंस का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं रस्टिंग से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में उसमें एक एग्जांपल है बिस फिनोल ए। बिस का मतलब यहाँ पे डबल हो गया, फिनोल का मतलब फिनोल है ही, और ए का मतलब यहाँ पे एसीटोन से आ रहा है। दो फिनोल के साथ जब एसीटोन कंबाइंड रहता है तो वो क्या होता है बिसफिनोल होता है। ये कंपाउंड एल्कलाइन नेचर का होता है। और एल्कलाइन नेचर क्या होता है कि रस्टिंग के लिए अभी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा हो चारों पांचों सेल में हमने देखा रस्ट रिडक्शन के लिए कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए भी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोजन आयन जो अवेलेबल हो रहा है वो बिसफिनोल ऐसे क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, क्योंकि एल्कलाइन नेचर का होता है, हाइड्रोजन आयन एसिडिक हो गया तो ये क्या होता है इसको रिमूव कर देता है। तो वो
जो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसीजर होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो 20 एल्कलाइन सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ प्रोसेस हमारे पास का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, या इसको सेक्रीफाइसल प्रोटेक्शन भी कहते हैं, या कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, सेक्रीफाइसल या कैथोडिक। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो आयरन का ब्लॉक होता है उस आयरन ब्लॉक को एक वायर के थ्रू क्या होते हैं, जिंक ब्लॉक से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और उस पूरे जिंक को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा के रख देते हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, क्योंकि जब दो मेटल की पेयरिंग की जाती है तो वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इसमें एक तो पेयरिंग हो गया आयरन और एक क्या हो गया, जिंक। आयरन और जिंक को जब पेयरिंग करेंगे तो इसमें जिंक की रिएक्टिविटी क्या होगी, आयरन के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर नहीं सकता, क्योंकि ये हमने इसको अंदर कवर कर रखा है, मिट्टी से कवर कर रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किसको देगा, आयरन को देगा। अब आयरन के ऊपर जैसे ही ऑक्सीजन अटैक करती है, ऑक्सीजन के अटैक से ऑक्सीजन को रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब आयरन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किससे आ रहे हैं, जिंक से आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जिंक को हमने इसमें कैथोड बना दिया, सॉरी जिंक को इसमें एनोड बनाया, और आयरन इसमें क्या बन रहा है, कैथोड बन रहा है, इसलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो आयरन को कैथोड बना के प्रोटेक्ट किया, या आयरन को पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट या मेटल से कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला कंसेप्ट दिया। अब इसमें एक वर्ड और आ रहा है सेक्रीफाइसल। सेक्रीफाइसल वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि इसमें जिंक धीरे धीरे खुद को क्या करेगा, खत्म करेगा, लेकिन आयरन ऑब्जेक्ट है वो क्या रह जाता है, सेफ रह जाता है। ऐसे 3-4 प्रोसीजर होते हैं किसको, आयरन को रस्टिंग से या ब्राउन कोटिंग से बचाने के लिए, आयरन को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। अब जस्ट जो अभी हमने बैटरीज या डिफरेंट टाइप के जो सेल पढ़े, उन सेलों की जो वर्किंग पड़ी, वैसे हमारे पास ये भी है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो एक्चुअली में इसकी वर्किंग में पहले क्या होगा, आयरन का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन एनोड की तरह बिहेव करता है, और जहाँ एनोड की तरह बिहेव करेगा वहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और उसके ऑक्सीडेशन से एक्चुअल में क्या होता है, आयरन से क्या होता है, फेरस आयन बनता है। अब एक्चुअल में इसमें 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों जो रिडक्शन वाली रिएक्शन आएगी उसको बैलेंस करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन आगे 4 हो जाएंगे, इसलिए पहले इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन से क्या बना, फेरस आयन बना। अब क्या होता है, जो आयरन ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर जगह जिसमें Fe+2 में कन्वर्ट हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, जिस पर्टिकुलर इस सरफेस पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो वही आयरन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और वही आयरन क्या कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो एनोड हो गया, और जैसे वो ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक करेगी तो ऑक्सीजन को रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रॉन भी वही आयरन दे रहा है, तो वही आयरन क्या कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए हमें हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन कहाँ से, हाइड्रोजन आयन कहाँ से आएगा इसमें। तो एक्चुअली ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, कि हमें पता है कि एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं और मॉइस्चर रहती है। तो जैसे एक एग्जांपल तो ये हमने दिया कि लगभग हर एनवायरमेंट में हमें CO2 मिलेगी, वो CO2 मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्ट कर एक वीक एसिड कार्बनिक एसिड बनाती है, और कार्बनिक एसिड ही डिकम्पोज अगर हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट देता है। इससे अदर एग्जाम्पल भी हम लास्ट ईयर एसिड एंड पढ़ेंगे, जो वाटर होता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना सकता है, और इसमें नाइट्रोजन H2 है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना सकता है। लेकिन यहाँ में हमने सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रस एसिड नहीं लिया, नाइट्रिक एसिड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जनरली जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट एरिया में ही अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हर जगह अवेलेबल है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, कार्बनिक एसिड, और वही कार्बनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करवाता है। तो सराउंडिंग से हाइड्रोजन आयन आया, सराउंडिंग से ऑक्सीजन आया, और सरफेस पे उसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, किसकी सरफेस पे, आयरन की सरफेस पे उसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। तो ये दोनों एर्ज होकर क्या बनाते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। और पहले क्या बन चुका था, आयरन में, तो ये फेरस और ये वाटर दोनों की फॉर्मेशन हो जाती है किसकी सरफेस पे, उस पर्टिकुलर आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। अब ये जो फेरस बना है वो फेरस क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, और फेरस फर्दर ऑक्सीडाइज, ये ओवरऑल नेट रिएक्शन आ गई। ये जो फेरस बनाएगा वो फेरस क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और यही फेरिक ऑक्साइड फिर वाटर के साथ क्या होता है, कंबाइन होकर क्या होता है, डस्ट की फॉर्म में क्या होता है, दिखाई देता है, सीम्ड एज ए रस्ट आए। तो ये क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या होता है, जंग रस्ट होता है, ब्राउन कोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रिवेंशन वाले पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बात करेंगे हम इसकी।